welcome, namaskar, adab, sat sri akal, God bless you to all of you. At the outset, I, Dhrudeep Thakkar, welcome you all on behalf of Kanan.co for this amazing podcast with Donna Barot. तो आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा की ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी खबरें देखते हैं और उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही जानकारी सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है और इसी को लेकर आपके लिए हम लेकर आए हैं ये स्पेशल पॉडकास्ट विद डोना बारोट। तो डोना बारोट हमारी ही स्टूडेंट है। 19 साल की उम्र है डोना की और अभी वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है। तो डोना, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका कनाडा में एक्सपीरियंस अभी तक का क्या रहा है। हेलो एवरीवन एंड हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड कानन को भी कि मुझे अपॉर्चुनिटी और एक प्लेटफॉर्म समझा आपने कि मैं ये अवेयरनेस और ये रियलिटी सबको बता सकूँ कि हाउ हैज़ बिन माई एक्सपीरियंस सो फार। 10 महीने हुए मुझे कनाडा में रहे हुए। पूरा एक रोलर कोस्टर राइड कहूँगी मैं कि सब कुछ अच्छा भी नहीं, सब कुछ बुरा भी नहीं। जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी मेरी कनाडा की रही है एंड काफ़ी ज़्यादा बातें सच भी हुई जो मुझे बताई गई थी। काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस भी हुए जो मैंने नहीं सोचे कि हो गए एंड अभी तक जो भी है आपके सामने हूँ। और स्टडी वाइज मैं बहुत ही अच्छा कर रही हूँ। मेरे 2 सेमेस्टर्स ख़त्म हुए हैं। 4 साल का मैं डिग्री कोर्स लेके गई थी। अभी मेरा वेकेशन है एंड आई एम विजिटिंग इंडिया फॉर दैट। ग्रेट। सो डोना, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू चूज कनाडा एज योर स्टडी डेस्टिनेशन। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने 12th क्लियर किया था अपना, आई वॉज अनडिरेक्शनल आई वुड से कि क्या करूँ क्या नहीं, जो भी एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोड मैप्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाथ्स होते हैं जो आपको पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सजेस्ट करते हैं। उसमें से कौन सा पाथ चुनूँ अपने लिए, अपने करियर के लिए, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक। बट समहाउ आई लैंडेड अप विद द आइडिया कि बाहर जाना है। And when I started thinking about it, Canada was the first country that came across my mind. Of course, बाकी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अलग अलग countries है which you can go to for a better education as well. But one thing that motivated me at that point of time to choose Canada was the fact कि वहाँ पे एक residency जल्दी मिलती है। So I thought that after completing my studies, I will get a residency over there. I have a better lifestyle. I will have a better lifestyle in my career. Will have more opportunities than I will have in India. So that is one prominent thing that motivated me to choose Canada as my study abroad journey place. सो जब आपने ये डिसीजन लिया होगा कि आपको स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, तो घर पे भी मतलब होगा ना कि अभी तो बहुत छोटी है, रिसेंटली जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया हुआ है। सो हाउ कानन हेल्प्स यू इन टेकिंग दिस डिसीजन और आगे की आपकी जो जर्नी रही है उसमें? सो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया कानन ने, एक सपोर्टिव नेचर, एक फैमिली सपोर्ट दिया जिसने मेरे पेरेंट्स को अश्योर किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैंने सबसे पहले अपने काउंसलर को मिली कि क्या पूरी प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम मतलब कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि फ़ाइल कैसे रखनी है, कौन से कॉलेजेस कैसे चूज़ करनी है। वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। सो हम काउंसलर से मिले और सबसे पहला मेरे डैड एंड मॉम का इश्यू ये रेज़ हुआ था कि अभी तो इतनी छोटी अकेले कैसे करेगी। मेरे काउंसलर ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जो मेरे से भी यंग एज के बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है और उनकी लाइफ आगे जाके कितनी अच्छी हुई है। सो ये अश्योरेंस प्लस काउंसलर ने मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेशन दिया इस चीज़ को लेके कि एक लाइफस्टाइल बेटर होगी, मेरी एक एलिवेट होगी।
प्लस उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स दिए कि हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी, बिकॉज कानन ये वीज़ा कंसल्टेंसी बिजनेस में काफ़ी सालों से है, तो उनके काफ़ी ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो वहाँ पे सेटल हो रखे हैं। तो उन्होंने ये भी अश्योरेंस दिया कि वहाँ पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो दे वुड बी देयर टू हेल्प मी आउट। सो दैट इज़ वन मीटिंग जो मेरी पेरेंट्स के साथ हुई थी काउंसलर की, जिससे वो थोड़े कंफर्म हुए कि नहीं ये कर लेगी तो हो जाएगा। अक्सर जब भी ये बात आती है कनाडा जाने की, तो लोग हमेशा ये हमें कहते हैं कि सर हम कनाडा चले जाएंगे, लेकिन क्या हमारे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी? तो ये एक मिथ है कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। अब ये मिथ है या रियलिटी, वो आप हमें बताइए। आपके पास जॉब है? यस, मेरे पास जॉब। आपके पास जॉब है, तो ये पार्ट टाइम जॉब को लेकर क्या है और आपको जॉब कैसे मिली उसके बारे में बताइए। ओके, सो पार्ट टाइम जॉब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, और मैं भी काफ़ी जगह, जैसे आपने सुना होगा कि रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने गई हूँ, एंड काफ़ी जगह से मुझे ना भी मिला है, काफ़ी जगह से मुझे रफली भी बात की गई है कि नहीं हमारे पास जॉब नहीं, आप बार बार मत आइए। पर एक चीज़ है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट अबाउट इट, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया तो समझो कि यू वोंट बी एबल टू मेक इट, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन कनाडा। सो जॉब को लेकर है कि कंसिस्टेंसी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको कंसिस्टेंट रहना ही है। सेकंड इज़ आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे खुद को सामने वाले इंसान से प्रेजेंट करते हैं, वो आपको सुधारना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना है, बिकॉज दैट इज़ द वन थिंग दैट मैटर्स। एंड मेरे लिए भी सेम चीज़ मैटर की थी। Being 19, I worked before here at Kanan itself as an IELTS trainer. So जो 6 महीने मैंने यहाँ पे स्पेंड किए, उसने मुझे एक चीज़ सिखाई कि मुझे डरना नहीं है। इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल, मैं बोल पाऊँगी। एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बन जाता है, बैठ जाता है, जिससे आपको पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प होती है। सो डेवलप योर पर्सनालिटी इन अ वे दैट पीपल गेट कन्विंस्ड कि आप कस्टमर सर्विस स्किल में अच्छे हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि एक माइंडसेट बना के रखिए अपना कि कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती है। यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप कोई भी फील्ड से हो, आपका यहाँ पे कितना भी एक्सपीरियंस है, आपको स्टार्टिंग के 6 महीने 8 महीने तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब ही करनी पड़ेगी। दैट वुड बी अ बेसिक लेबर जॉब, राइट। आप अगर बहुत ही एक्सेप्शनल स्किल वाले हैं तो ऑफ कोर्स आप वेरी गुड कि आप अच्छी जॉब आपको मिल जाए, फील्ड जॉब, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू डायरेक्टली लैंड इनटू अ फील्ड जॉब राइट आफ्टर गोइंग देयर। सो आपको स्टार्ट पार्ट टाइम जॉब से ही करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट जॉब्स बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ पे, बिकॉज ये साइकिल घूमती रहती है कि नए स्टूडेंट्स आए, लोग ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट होने के बाद उनको फील्ड जॉब मिली, उन्होंने ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ी और नए लोग के लिए वैकेंसी खुली। सो दिस इज़ अ साइकिल एंड ये हमेशा चलती रहने वाली है। तो जॉब्स कभी भी बंद नहीं होगी, बट यू हैव टू बी परसिस्टेंट। आप हार नहीं मान सकते। मुझे जॉब कैसे मिली? ये 2 फैक्टर्स की वजह से ही कि मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूसली रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑनलाइन भी ट्राई किया, ऑफलाइन भी गई। मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन ऑफलाइन रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा था, बिकॉज मैं खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं ऑनलाइन किसी को अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा पाऊँगी कि मैं कैसी हूँ, मैं किस तरह से लोगों से बात करती हूँ, मैं आपके काम कैसे आ सकती हूँ, ये मैं ऑनलाइन किसी को कन्विंस ज़्यादा नहीं कर सकती। इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं सबको इंडिविजुअली मिलूँगी, उनसे बात करूँगी, अगर जॉब के लिए नहीं तो एक रिलेशन डेवलप करूँगी कि चलो मुझे आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, 4 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, तभी मुझे याद करना। ऐसा एक रिलेशन डेवलप करना भी एक स्किल होती है। एंड उस एम्प्लॉयर के दिमाग में आपकी एक प्रिंट छप जाए, उसके लिए एक पर्सनालिटी होनी चाहिए।
सो ये दोनों चीज़ मैंने वर्क किया था एंड विद इन 2 months आई लैंडेड अ पार्ट टाइम जॉब. I was working at a pizza store up until now and here I am for a vacation for 3 months. मुझे वापस से बोला गया है, मेरे एम्प्लॉयर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है कि इफ़ आई विश टू जॉइन बैक अगेन देन आई कैन. ये पूरा प्रोसेस क्या रहा? मतलब जो पिज़्ज़ा की जॉब मिली, इससे पहले आपने कोई जॉब की थी या कहीं पे आपने और कहीं पे ट्राई किया था जॉब के लिए? और ये अगर जॉब मिली तो उसका प्रोसेस क्या रहा? आपने ऑफलाइन ये रिज्यूमे किया, रिज्यूमे आपने कैसे बनाया था? इज देयर एनी ट्रिक्स इन रिज्यूमे? तो ये सारी चीज़ें आप बताइए. ओके, सो रेज्यूमे के लिए तो एज सच कोई ट्रिक्स नहीं बोलूँगी मैं कि कुछ भी मैंने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया था रेज्यूमे के लिए. सिंपली जितना भी अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था वो मैंने लिखा था, हाईलाइट किया था कि मेरी 4 साल की डिग्री है. सो एक चीज़ उनको ये चाहिए कि हम कितने लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे. ओके, सो नो एम्प्लॉयर वांट्स कि चेंज होते रहे उनके एम्प्लॉयज़. सो आपको एम्प्लॉयर को ये अश्योरेंस देना है कि मैं बन सकूं उतने लंबे समय तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी. मेरे केस में 4 साल का एक था कि मेरी 4 साल की डिग्री है, मैं 4 साल वाटरलू सिटी में रहूंगी तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी जॉब करना. सो दैट वाज वन फैक्टर जिसकी वजह से मुझे हायर किया गया. उससे पहले एक काफ़ी फ़नी स्टोरी है, थोड़ी फ़नी थोड़ी डीमोटिवेटिंग स्टोरी है. काफ़ी जो अभी कनाडा जा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनसे सुना होगा कि अमेज़ॉन वेयरहाउस में काम किया जाता है. यस यस यस. तो अमेज़ॉन वेयरहाउस में प्रोसेस ये होता है कि ऐसे कोई इंटरव्यू इन पर्सन नहीं होता. उसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट रहती है जिस पे आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि कब शिफ्ट्स ओपन हो रही है. एंड जब शिफ्ट्स ओपन हो रही है तभी आपको क्लिक करना रहता है कि आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी रहती है विद इन फ्यू सेकेंड्स जब तक वो लिंक ओपन है. सो वो काफ़ी कम्पिटिटिव जॉब है लेकिन काफ़ी रिलैक्सिंग है इन अ वे. आई वुड से उसका पे भी ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं अगर अमेज़ॉन की जॉब मिले तो, राइट. सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स को भी ऐसे हायर किया गया था ये सेम प्रोसेस से. तो मैंने भी ललच आ गई कि चलो हम भी ट्राई करते हैं. मैंने भी काफ़ी 3-4 दिनों तक वो लिंक कंसिस्टेंटली ओपन किया, उसमें डिटेल्स फिल करने की ट्राई की एंड फाइनली एक दिन मुझे कॉल आता है कि आप हायर हो चुके हो, आपकी 19 नवंबर से स्टार्टिंग डेट है एंड आप इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिए. 2 दिन बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपकी डिटेल्स, आपका बैच नंबर और आईडी वगैरह के साथ. नाउ मैं खुश हो गई एंड मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए एंड 2 दिन बाद जो ईमेल मुझे रिसीव होने वाला था वो नहीं हुआ. सो मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट किया, उनको वापस ईमेल्स किए कि क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये ईमेल रिसीव क्यों नहीं हुआ. मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला वहाँ से. अगेन मैं वहाँ पे इन पर्सन जो वेयरहाउस का लोकेशन है वहाँ पे गई. मैंने उनसे बात की कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं ये सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए. उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में हायरिंग प्रोसेस नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ वर्कर्स हैं. सो आप जो भी कर सकते हैं वो टेक्निकल सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं. नाउ अगेन 1 वीक तक मैंने वेट किया लेकिन वो जो मुझे लगा था कि मुझे जॉब मिल गई है क्योंकि ईमेल की वजह से यू आर हायर्ड, ईमेल की वजह से जो मैं खुश हो चुकी थी, सारे फैमिली मेम्बर्स को, सारे फ्रेंड्स को बता चुकी थी, वो अभी सब पानी में गया था. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप सबको बता देते हो, आप इतना एक्साइटेड रहते हो, जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो एक डीमोटिवेशन आ जाता है. तो उस टाइम पे भी 2 दिन तक मुझे इच्छा नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूँ, मैं किसी से मिलूँ या फिर मैं वापस से जॉब ढूंढने की कोशिश करूँ. मैं पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि एक आशा मिली थी वो छीन ली गई थी मुझे. एंड फिर मैंने फाइनली थोड़ी हिम्मत जुटाई, मैंने बोला नहीं कर सकते, ये तो जाना पड़ेगा.
फॉर्चुनेटली मेरे घर से नियर बाई एक सुपरमार्केट था, मैं वहाँ पे गई थी कुछ ग्रॉसरीज लेने एंड ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया। उस कॉम्प्लेक्स में सारे स्टोर्स थे, सब लोग मुझे जानते थे क्योंकि मैं वहाँ 5 से 6 बार जाके रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुकी थी। और मैं गई वहाँ पे और मैंने यही पूछा कि हाँ अभी तक तो हायरिंग नहीं हो रही राइट? तो उन्हें बोला नहीं नहीं हम हायर कर रहे हैं और मैं खुश हो गई। लेकिन इस बार मैंने चीज़ ये की कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मैंने फिर भी उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मेरा रेज्यूमे ले लिया था, कॉन्टैक्ट नंबर ले चुके थे, फिर भी मैं 2 दिन तक, जब तक मुझे उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया तब 2 दिन तक मैं वापस से घूमती रही कि व्हाट इफ़ अगर वहाँ से नहीं आया तो उस अगेन मैं कोशिश कर रही थी। सो अगेन कंसिस्टेंसी एंड देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम द ओनर्स कि अभी मुझसे मिलना है एंड मैं गई, मेरा इंटरव्यू हुआ। 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे पूरा किचन का सेटअप दिखाया। एक मिथ रहता है, काफ़ी सारे लोग रेज्यूमेज लेके, जब मैं 10 महीने तक वहाँ पे 7 मंथ्स तक वहाँ पे जॉब कर रही थी तो मैंने भी काफ़ी लोगों के रेज्यूमेज लिए हैं। मैंने उन एक ग्लैंस लिया है कि भाई क्या क्या लिखा है उन्होंने। तो सब लोग फोकस करते हैं कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरा वो अलग अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसका मतलब भी सामने वाले को शायद पता ना चले। ये चीज़ मैटर नहीं करती। रेज्यूमे इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब के लिए आपकी कस्टमर सर्विस स्किल सबसे प्रोमिनेंट है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। रेज्यूमे एक प्लेन पेपर में आप अपना सिर्फ नाम, थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के भी दे देंगे, लेकिन अब जब आप जहाँ वहाँ पे जाओगे इन पर्सन, उस एम्प्लॉयर से बात करोगे तो जो इफ़ेक्टिवली आप उसको मैसेज कन्वे कर सकते हो कि मैं आपको कस्टमर्स ला के दे सकती हूँ, या फिर मैं किचन में काम कर सकती हूँ, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख सकती हूँ, वो जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है रादर देन रेज्यूमेस। आपने कैसे कन्विंस किया? किचन था तो उनका मेन तो सवाल ये था कि आपने कभी इंडिया में तो शायद काम किया नहीं होगा, एंड इवन दो मेरे रेज्यूमे में लिखा था कि आई वर्कड ऑन मैकडोनल्ड्स, आई वर्कड एट सबवे, बट एवरीबडी नोज दैट वी डोंट हैव अ कल्चर इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स टू बी वर्किंग। तो क्यों लिखा था आपने ये? बिकॉज ये परसेप्शन मेरा भी था। हाँ। वहाँ जाने से पहले, वहाँ ये सारा रिसर्च करने से पहले, ये मेरा एक्सपीरियंस जो जॉब हंट का था उससे पहले मेरा भी परसेप्शन ये था, क्योंकि बोला ये गया था और सारे स्टूडेंट्स ये करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने भी सबके फ्लो में आके वो लिखा था। बट एक उस टाइम अगर मैं जाके बोली कि हाँ मेरा तो मैकडोनल्ड्स का एक्सपीरियंस है, पर अगर मैं उस बात को प्रूव नहीं कर सकी कि उसमें क्या क्या सॉसेज आते हैं या क्या कुछ, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप कुछ फेक लिख रहे हो, उसमें उसका इतना अच्छे से रिसर्च करो, इतने कॉन्फिडेंटली बोलो कि उनको पता ही ना चले कि इफ़ यू हैव अ फेक एक्सपीरियंस और नॉट। बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट इन्वॉल्व एनी फेकनेस, बी ऑनेस्ट। मैंने वहाँ जाके ही बोला कि सर वी बोथ नो दैट आई हैव नॉट वर्कड हियर, लाइक आई हैव नॉट वर्कड प्रीवियसली, नॉट इन अ रेस्टोरेंट। आई टोल्ड देम कि मैंने कानन में आइल्स की ट्रेनिंग की थी 6 महीने तक, सो दैट शोज़ कि मैं कस्टमर सर्विस स्किल में एक्सपर्ट हूँ। एंड अगेन कि मैं, उनका ये क्वेश्चन था कि आप किचन कैसे संभालोगे। आई टोल्ड देम कि मेरे आई हैव डन केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड फिजिक्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो अगर मैं वहाँ उसके फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा रट सकती हूँ, उसके फॉर्मूलाज याद कर सकती हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं ये 42 रेसिपीज़ है वो मैं ऐसे याद कर लूँगी। तो थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलॉन्ग विथ प्रोफेशनलिज्म आप अगर डाल के किसी से भी बात करोगे तो एक छवि छप जाती है किसी के भी दिमाग में। सो बस उनको ये याद रह गया कि मैं बोलने में काफ़ी अच्छी हूँ। सो सबसे पहले उनको यही चीज़ चाहिए कि कस्टमर को आप कैसे अटेंड करते हो। सो वो स्किल पे आप सबसे ज़्यादा वर्क करोगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू गेट अ जॉब। क्विकली आप बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी कनाडा के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन वो इंडिया से करके जा सकते हैं? ओके, सो
अगेन जितनी भी बात हुई उससे साफ जाहिर होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, आपके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए। आप भले ही किसी से, आप ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे क्या काम का है, ये मेरे क्या काम आएगा। किसी से भी आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो वो फ्यूचर में आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप काम आएगी। ऑलराइट। एंड इंडिया से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खाना बनाना सीख के जाइए। यस। और थोड़ा अडेप्ट करना सीखिए और एक माइंडसेट यहाँ छोड़ के जाइए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा। सारे काम अच्छे होते हैं, इक्वल होते हैं, वहाँ पे किसी को भी लो या अप ट्रीट नहीं किया जाता। एवरीबडी इज़ इक्वल, एवरी वर्क यू डू इज़ इक्वल। सो ये माइंडसेट साथ में रख के चाहिए तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। यस। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, उन सबको जॉब मिल चुकी है? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉटन अ जॉब। तो जिनको जॉब नहीं मिलती है उसके पीछे का क्या रीजन होगा, क्यों उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है? दे आर नॉट कंसिस्टेंट। जो भी मैंने 3 क्वालिटीज़ देखी है जिनको जॉब नहीं मिली है, कि वो एक हफ्ते जाएंगे फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर उनको एक रिसेप्शन नहीं मिलेगा कि हम हायर कर रहे हैं, या फिर उनको कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, वो दूसरे हफ्ते नहीं जाएंगे या पूरे महीने नहीं जाएंगे। फिर वापस से कुछ उनको मोटिवेट करे होगा तो वापस जाएंगे। वो इनकन्सिस्टेंसी से कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग इज़ आप अवेयर नहीं रहते अपने सिटी के बारे में। मैं वाटरलू सिटी में रहती हूँ, मुझे एक एक कोना पता है क्योंकि मैं चल के एवरी स्ट्रीट में ट्रैवल किया है मैंने। मुझे हर एक शॉप पता है, हर एक शॉप के ओनर्स अगर इंडियन है तो मैंने उनके साथ अच्छे से बात की हुई है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे ऑलरेडी। सो ये सारी चीज़ें आपको, आप किस सिटी में रह रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपको पता चलेगी कि कौन सी प्लेस पे हायरिंग कर रहे हैं, कौन सी प्लेस पे नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहिए, नॉट इन अ वे कि आप मीम स्क्रॉल कर रहे हैं, बट आप लिंक्डइन पे हायरिंग प्रोसेस की नोटिफिकेशंस आती रहती है, या फिर अपने सिटी की एक इंस्टाग्राम पेज होती है या फेसबुक पेज होती है, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स रहती है। अगर आप को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, आई एम वेरी श्योर कि हर एक बच्चे के पास एक अलग स्किल, एक अलग टैलेंट होगा। आई वॉज गुड एट ड्राइंग, तो मेरी सिटी में एक कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लब्स होते हैं, आर्ट के क्लब्स होते हैं, देन राइटिंग के क्लब्स होते हैं। सो अगर आप कोई भी एक चीज़ में अच्छे हो तो ये सारी चीज़ें के बारे में आप ढूंढते रहिए कि आपकी सिटी में क्या क्या फेस्ट्स हो रहे हैं। वहाँ से आपके कनेक्शंस बनेंगे लोगों के साथ। अगर आपको पोइट्री लिखनी आती है, आप अगर 4 लोगों के सामने पोइट्री पढ़ोगे, आपको एक 5वां इंसान आके बोलेगा कि भाई मेरे लिए लिख दो, मैं आपको पे करूँगा। आप अगर आर्ट कर रहे हो, हमारे सिटी में वाटरलू ड्राइंग क्लब करके कुछ है, तो वहाँ पे हम समर के लिए अलग, क्रिसमस के लिए अलग एंड उन हैलोवीन के लिए अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह और डेकोरेशन वगैरह डाउनटाउन एरिया में करते हैं। तो उसके लिए वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। वो अगर आप वॉलंटियरिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आप नेटवर्क करोगे, आपको आपका काम कोई देखेंगे, अच्छा लगेगा किसी को, आपको बोलेंगे कि मुझे आपका काम अच्छा लगा, आई विल पे यू, प्लीज़ पेंट दिस फॉर मी, प्लीज़ ड्रॉ दिस फॉर मी। ओके, सो डेवलप, आपको अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई स्किल है जिसको आपको एनहांस करना है, तो स्पेयर टाइम जो है, जब आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, जो स्पेयर टाइम है, तो वो स्किल्स डेवलप करिए और वहाँ अपने पर्टिकुलर सिटी में जाके नेटवर्क कीजिए कि मैं ये स्किल का कहाँ यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिले। और तीसरी एक चीज़ जो लोग नहीं करते, जिसको जॉब नहीं मिली, मैंने एक क्वालिटी देखी है कि फर्स्ट इज़ हार जाते हैं वो, सेकंड इज़ कि उनको नेटवर्किंग नहीं होता, एंड थर्ड इज़ कि अगेन वो काम अगर इनको मिल भी रहा है तो वो उस काम को नीचा सोचते हैं कि मैं किचन वर्क नहीं कर सकता, मैं इंडिया में कभी मैंने खाना नहीं बनाया, तो मैं यहाँ दूसरों के लिए क्यों खाना बनाऊँ। सो वो माइंडसेट हमारा यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर आप अभी तक आप जो कनाडा में रहे, तो अभी जो है वो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कनाडा बहुत सेफ नहीं है। पर्टिकुलरली आप गर्ल है, 19 साल के हैं, आपके भी पेरेंट्स को टेंशन रहेगा, एक नई सिटी है, नए लोग हैं। कनाडा के ड्रग्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए आती है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आप कह पाएंगे मतलब कनाडा सेफ है या लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? क्या एक्सपीरियंस रहा? कनाडा इज सेफर देन इंडिया, आई वुड से। ये प्रिटी हार्श स्टेटमेंट है नेशनलिस्ट के लिए, पर मेरी जॉब कभी कभी 2 बजे ख़त्म होती थी। मैं 2 बजे पता होगा कि 12 रात को 2 बजे यस। सो 12 o'clock के बाद बस सर्विसेज बंद होती है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप चल के जाओ या तो आप उबर या कैब कराओ। उबर कैब हर रोज़ हम नहीं करा सकते, सो चल के मैं काफ़ी बार गई हूँ अपने घर तक। आज तक मुझे कोई दिखा नहीं जो मुझे हार्म करे या फिर मुझे थोड़ा एक वियर्ड सेंस आए कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन और नॉट राइट अ प्लेस टू बी। आज तक ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आई मुझे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैवॉक क्रिएटेड है अबाउट होमलेस पीपल। आई वुड से कि अगर आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, कोई आपको सामने से आके तंग नहीं करेगा, वहाँ पे वैसा कल्चर है। तो डाउनटाउन एरिया में आई वुड से कि रात को हम अगर जा भी रहे हैं तो अपने काम से काम रखिए। आप किसी भी और एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो कोई सामने से आगे आपको कुछ भी तंग नहीं करेंगे। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस एकदम क्लीन रहा है कि आज तक मुझे कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं हुआ। दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कनाडा की हेल्थ केयर सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि जो डेटा कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा में अवेलेबल है, लेकिन वेट टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है तो 30 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो जाता है, ऐसा कुछ अभी मैंने सुना है। अच्छा, नो, ये जो सारी बातें हैं ये बनी बनाई बातें हैं। आई डोंट नो व्हाई कि ये एक नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है टुवर्ड्स एनी कंट्री, बट दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। मेरे हाल ही में एक रिलेटिव है जिनकी अभी बेबी आई है, शी इज़ वेरी हेल्दी एंड ऐसा कुछ भी हेल्थ केयर में इतना बड़ा फॉल्ट नहीं हो सकता कि वी हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स फॉर 30 वीक्स। मैं 1-2 बार बीमार पड़ी हूँ, कफ एंड कोल्ड, नॉट एनीथिंग सीरियस, बट सिंपल प्रोसीजर रहता है। आप स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, सारे स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो एक हेल्थ कार्ड मिलेगा आपको, आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड रहता है इंश्योरेंस। आप बस वो हेल्थ कार्ड दिखा सकते हो कोई भी अपने नज़दीकी क्लिनिक में जाके। क्लिनिक का वेटिंग टाइम आई वुड से कि अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर रहेगा, बट ये इतना बड़ा भी एक पीरियड टाइम नहीं है जो आप इतना क्रिटिसाइज़ करो हेल्थ केयर सिस्टम को। सो आई डोंट थिंक कि इतना नेगेटिव परसेप्शन बनाना चाहिए जितना बनाया गया है। आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कनाडा में? इट हैज़ बिन ऑल गुड। एक बार मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ था, मैं गई, काफ़ी सीवियर था तो मैं गई, नहीं तो नॉर्मली हम घर पे मेडिसिन ले सकते हैं या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट से भी वी कैन रिकवर। सो आफ्टर 3 or 4 days जब मुझे फीवर नहीं उतरा, विंटर थी, सो आई वेंट एंड क्लिनिक में मैंने चेक करवाया। आई हैड टू बुक एन अपॉइंटमेंट। मुझे 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट मिला और एग्जैक्ट 1 hour के बाद मुझे एक डॉक्टर लेके गए इन अ कैबिन। दे चेक्ड ऑल ऑफ माई जो भी होता है चेक करने के लिए, दे डिड ऑल ऑफ दैट एंड येस आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड कुछ मेडिसिन दिया। बाजू में ही देयर वाज अ फार्मेसी, आपको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है अलग से, दैट्स इट। आई टुक माई मेडिसिन फॉर अ वीक एंड आई वॉज ऑल गुड, परफेक्टली फाइन। अच्छा, मेडिसिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन? ओके। सो स्टूडेंट इंश्योरेंस में सिर्फ चेकअप इंक्लूडेड रहता है, मेडिसिन बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं रहती। सो और मेडिसिन काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है वहाँ की, एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंटली बीमार होते हो या फिर आपकी ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है तो प्रिस्क्रिप्शन लेके पूरा एक फर्स्ट एड किट लेके रखिए, सो आपको कभी भी काम आ सकती है वो। ओके, सो डोना, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग कनाडा से इंडिया वापस क्यों आते हैं?
वेकेशन के लिए जैसे मैं आई। ओके। नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि कनाडा में अभी इतना फ्यूचर नहीं रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा छोड़ के वापस इंडिया आ रहे हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, आपका कोई दोस्त या ऐसा कोई है, या आप इन फ्यूचर सोचेंगे कि मैं स्टडी कंप्लीट करके इतना अच्छा नहीं है, कनाडा सारी ठंड बहुत लगती है, या कुछ भी एनी ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से आप इंडिया वापस आना चाहेंगे? I've only spent 10 months in Canada, but I don't think कि अभी मैं even after completing my studies I would think of coming back, because एक lifestyle अलग है। अगर आप मेरे जैसी पर्सनालिटी हो जिसको शांत नेचर, शांत इन्वायरमेंट, कामनेस पसंद है, देन कनाडा इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का अबंडेंस है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। सो अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वहाँ पे एग्जिस्टिंग, तो आप क्यों वो एक लाइफस्टाइल, एक पीसफुल इन्वायरमेंट छोड़ के यहाँ पे आना चाहोगे? सो आई डोंट सी अ पॉइंट, आई डोंट सी अ क्वेश्चन कि लोग वापस क्यों आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो दे माइट बी हियर फॉर अ ट्रिप, बट मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, या फिर मैंने किसी का भी ऐसा नहीं सुना जो बोल रहा है कि मैं पक गया हूँ कनाडा से, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव हर्ड। ओके। यस। सो ऐसी कौन सी चीज़ है कनाडा की जो आपको बहुत अच्छी लगती है? कनाडा में डिसिप्लिन है। जो लाइफ है वो पीसफुल के साथ साथ डिसिप्लिन है। आपको सुबह उठना है, आपको सब कुछ खुद करना है, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो एक इंडिपेंडेंस आएगा आपके लाइफ में। सो इंडिपेंडेंस डेवलप्स योर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन एक करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, आई लव दैट। कि सब लोग को ऐसा लगता है कि यार काम खुद करो, खाना खुद बनाओ, जॉब पे जाओ, कॉलेज जाओ। मुझे बहुत ही पसंद है सारा चीज़ खुद हैंडल करना। सो वो एक जो चीज़ है, आपको आज नहीं तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको 24 या 25 साल के होंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, आई हैव अ फैमिली, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई सेल्फ। तो वो सेंस पहले से आ जाना, क्योंकि आपको सब कुछ वहाँ पहले से करना है, that is very crucial and I love one thing about that. Another thing is it's very calm. आप कभी भी वॉक पे चले जाइए, आपको जहाँ पे भी जो करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो। बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ होती है जिस पे आप एंगेज हो सकते हो, नए नए लोगों को मिल सकते हो। आई लव मीटिंग न्यू पीपल, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई कांट थिंक वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनाडा के बारे में पसंद है मुझे। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आपने दोनों को ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्या डिफरेंस है? एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आई वुड से इज डिपेंडेड ऑन वन फाइनल एग्जाम। ओके। वहाँ पे पूरा सेमेस्टर में स्प्रेड आउट है, जो भी वेटेज है ऑफ योर मार्क्स, that is spread out throughout your semester and it is not dependent on one final exam as per se. In here आपको एक फाइनल एग्ज़ाम दी जाती है, आप पूरे सेमेस्टर क्या करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो या नहीं करते हो, डजेंट मैटर। Therein every week you have one assignment, you have one quiz, you have a lab for some subjects, depends on your course. वो उसका कुछ वेटेज होता है 3%, 5%, 10%, एंड द फाइनल एग्ज़ाम एंड द मिड टर्म्स जो 2 पार्ट में रहती है, एक फाइनल एग्ज़ाम का 30% एंड मिड टर्म का 30%। दैट माइट डिफर फ्रॉम कोर्स टू कोर्स अराउंड 25 to 30%, बट वो डिफरेंस रहता है कि आपको पूरे सेमेस्टर में फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ बेटर, क्योंकि आप सिर्फ फाइनल एक एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो। आप हर हफ्ते कुछ नया सीखोगे और वो लैब के द्वारा आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस करोगे एंड उसके पीछे आप उसको याद कर सकोगे, बिकॉज आपकी फाइनल्स एंड मिड टर्म्स एंड फाइनल्स आएगी बाद में। सो वो आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगी, क्योंकि आपको 6 महीने तक वो सेम चीज़ याद रखनी है। सो एजुकेशन सिस्टम में ये एक बड़ा डिफरेंस देखा मैंने। तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी कनाडा जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कनाडा जाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जस्ट बी कॉन्फिडेंट, कभी भी हार मत मानो, कोई भी सिचुएशन है खुद फेस करना सीखो।
अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी खिड़की खुली रहती है. सो ये थॉट प्रोसेस से आप आगे बढ़िए एंड पीछे मुड़ के मत देखिए. गो अहेड इन योर लाइफ, फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि करियर आपके साथ रहेगा. एंड एक चीज़ याद रखिए कि आप क्यों कनाडा गए हैं. वो जो आप गोल लेके गए हैं वो जब तक आपका पूरा नहीं होता, यू डोंट हैव टू, आपको हार नहीं माननी है, आपको थकान नहीं होनी चाहिए उस गोल को पूरे किए बिना. तो आप क्यों कनाडा गए थे? आपका गोल क्या है? What was my goal? Yeah. To have a great life. Okay. And to enjoy my life. And I'm enjoying my life. ओके तो मतलब अक्सर जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले ये सवाल पूछा है तो वो मतलब तुरंत ही जवाब दे देते हैं कि हम तो पीआर के लिए जा रहे हैं. सो पीआर इज नॉट योर गोल? नो, अगर पीआर गोल होता तो मैं 1-2 साल का कोर्स लेती. मेरा पढ़ाई का मेन गोल था कि आई हैव टू लर्न, और मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है, और सीखने के लिए सीखनी है, नॉट जस्ट कि पास होने के लिए या बस डिग्री लेने के लिए. बस इसीलिए पीआर इज़ नॉट माई गोल. मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इंडिया इज़ नॉट किकिंग मी आउट एनीवे. बट अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी फील्ड जॉब है, अगर आप वो कंट्री को कुछ वैल्यू दे सकते हो तो क्यों आपको नहीं रखेंगे. आई डोंट सी अ पॉइंट. तो कोई कल्चरल डिफरेंस आपको लग रहा है? मतलब कनाडा से आप वापस इंडिया में आए हुए हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ वापस इंडिया आकर आपको आ रही है? नो प्रॉब्लम एज पर से. ऊपर से अच्छा लग रहा है मम्मी के हाथ का खाना. दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं यहाँ आई. कल्चरल डिफरेंस वहाँ पे इज़ कि सबकी लाइफ अलग अलग रहती है. इट्स वेरी इंडिविजुअल. इंडिया काफ़ी सोशल है. हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स है, बहुत ही एक सेलिब्रेशन वाला कंट्री है, जो वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा. अच्छा, लेकिन वहाँ पे होता है सेलिब्रेशन? हाँ, जैसे आप दिवाली मना सकते हो? यस, ऑफ कोर्स वी कैन. होली, दिवाली, हम फायर क्रैकर्स भी कर सकते हैं दिवाली पे विद सम. होली में मतलब रंग वंग वगैरह? यस, वी कैन डू एवरीथिंग अंटिल एंड अनलेस हम किसी और की प्रॉपर्टी में जाके कर रहे हो. वी कैन डू एवरीथिंग, एंजॉय पूरा कर सकते हैं. बट जो स्केल पे इंडिया में हम करते हैं वो स्केल में हम नहीं कर सकते. सो वो एक कल्चरल डिफरेंस कभी कभी याद आ जाती है अपने होम कंट्री की. बट काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स, मॉस्क सारे अवेलेबल है नियर बाई डिस्टेंस पे, तो वी कैन ऑल्सो हैव अ स्पिरिचुअल एंगेजमेंट वहाँ पे. तो दैट इज़ द मेन कल्चरल डिफरेंस आई वुड से आई सॉ. So thank you so much for spending your most valuable time with us, and all the very best for your bright and enlightened future. We wish that you will get the PR, और जो भी आपने गोल आपके लाइफ के तय किए हुए हैं वो सारे के सारे गोल आप पूरा कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देते रहिए, लोगों को अवेयर करते रहिए. एंड थैंक यू, क्योंकि जो पॉडकास्ट था मुझे बहुत मज़ा आया. बड़ी ही बेबाकी से आपने आंसर दिया, और एक्चुअल में जो ग्राउंड रिपोर्ट था, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, वो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सबको बताया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यू वेलकम सो मच.